नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारा इस सीरीज का सेकंड लेक्चर है। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है पेपर नंबर 1 से। और क्वेश्चन है, डिफाइन नियो कॉलोनियलिज्म, व्हाट आर इट्स डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड इन द प्रेजेंट टाइम। नव उपनिवेशवाद को परिभाषित करें, वर्तमान समय में विश्व पर इसके विभिन्न प्रभाव क्या हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो है हम नियो कॉलोनियलिज्म जो है इसको हम पहले डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसको हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इसके इम्पैक्ट्स को देखेंगे। इम्पैक्ट्स को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों की ही हम बात करेंगे और लास्ट में हम इसको जो है कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि नियो कॉलोनियलिज्म जो है ये आया कहाँ से, तो पहले क्या होता था, पहले बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज थी जिन्होंने जो है अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज को जो है अपनी कॉलोनी बनाया था। तो यहाँ पे जब जो कॉलोनी वाली जो कंट्रीज थी, अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज थी, तो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा था। ठीक है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था, पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता था और साथ साथ जो है इकोनॉमिकली भी जो है बहुत ज्यादा उसमें इकोनॉमिकली जो है इन कॉलोनीज का जो है एक्सप्लॉयटेशन बहुत किया जाता था, आर्थिक शोषण बहुत ज्यादा किया जाता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज जो है ये इनको फ्रीडम मिलने लगी। फ्रीडम मिलने के साथ क्या हुआ, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है ये तो कम हो गया, लेकिन जो अभी भी इकोनॉमिक डिपेंडेंस थी इंपीरियलिस्ट कंट्रीज पर वो उतनी ही बनी रही, क्योंकि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज थी, अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज, उनके पास इतना पैसा नहीं था, वो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो अपना खुद से आर्थिक विकास कर सके। तो आर्थिक रूप से वो अभी भी अपनी जो इंपीरियलिस्ट कंट्री थी उन पे डिपेंडेंट थी। तो अगर हम बात करें तो नियो कॉलोनियलिज्म की, ठीक है, तो ये फर्स्ट जो इसको पहली बार जो है घाना के पूर्व राष्ट्रपति जो है क्वामे नक्रमा द्वारा जो है इसका उपयोग किया गया था। और ये उन्होंने तब बोला था जब अफ्रीकी देश जो है यहाँ पे जो कॉलोनाइजेशन से जब बाहर आ रहे थे, जब उनको फ्रीडम मिल रही थी, जब वो स्वतंत्र हो रहे थे, तब जो है उस दौरान जो है जो घाना के जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो है इस नियो कॉलोनिज्म या फिर नव उपनिवेशवाद का जो है पहली बार जो है उपयोग किया था। और इसको जो है बहुत ज्यादा चर्चा में कब आए, बहुत ज्यादा चर्चा में जो है नियो कॉलोनियलिज्म का जो टर्म है ये आया, ये जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आया। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या हुआ, जितनी भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, जितनी भी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज थी, जो कॉलोनीज थी, उनको फ्रीडम मिलने लगी और वो जो है इकोनॉमिकली डिपेंडेंट थी डेवलप्ड कंट्रीज पे, वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थी, जो है इंपीरियलिज्म का शिकार बनी रही थी। ठीक है, साम्राज्यवाद का अभी भी शिकार बनी हुई थी। तो उस दौरान जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है नव उपनिवेशवाद का जो है बहुत ज्यादा जो है इसका इस्तेमाल किया गया। तो जैसा कि हमने बात की, तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि जो विकसित देशों द्वारा जो है कम विकसित देशों को या फिर लीस्ट डेवलप जो लेस डेवलप कंट्रीज जो होती हैं उनको जो है इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जब जितनी भी लेस डेवलप कंट्रीज हैं उनको इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है डेवलप्ड कंट्री के द्वारा, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं। ठीक है, कॉलोनियलिज्म क्या था कि जब जो है डायरेक्टली कंट्रोल करती थी जो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज को, लेकिन अब जो नव उपनिवेशवाद जो है इसमें क्या हुआ, इसमें जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया और इकोनॉमिक डिपेंडेंस लेकिन अभी भी बनी रही। तो कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमिक डिपेंडेंस बनी रहेगी तो इनडायरेक्टली जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अभी भी जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज को जो है वो बहुत हद तक जो है कंट्रोल करती हैं। इसीलिए इसको नाम दिया गया नियो कॉलोनियलिज्म का।
और यहाँ पे जो है जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे इकोनॉमिक डोमिनेंस जो है वो अभी भी बरकरार रहती है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट जो है पॉलिटिकल लीडरशिप जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। प्रत्यक्ष राजनीतिक नेतृत्व के बिना आर्थिक प्रभुत्व जो है स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं ये पॉलिटिकली तो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अभी भी इकोनॉमिक या आर्थिक सहायता या फिर अन्य बहुत तरीके के जो बहुत तरीके से जो है डेवलप्ड कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहती है, जैसे कि सैन्य सहायता के लिए या फिर शस्त्रों की सहायता के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि डेवलप्ड कंट्री से उन्हें टेक्नोलॉजी मिलेगी। प्रोडक्शन के क्षेत्र में जो है विकसित देशों पर जो है आज भी जो है जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है आश्रित रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा निर्भर करती हैं। तो ये हो गया हमारी नियो कॉलोनियलिज्म की बात। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसके इफेक्ट्स क्या है या फिर हम कह सकते हैं कि इसके जो है इम्पैक्ट्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट्स के, ठीक है, क्योंकि हमें इसका जो है नकारात्मक प्रभाव जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की या फिर आर्थिक शोषण की। तो यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज रहती हैं वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में आके फैक्ट्रीज लगाती हैं, और वहाँ पे जो फैक्ट्रीज लगाती हैं वहाँ के लोगों को जो है वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। उसके बाद क्या करती हैं, लेकिन वहाँ के जितना भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, वो जो है डेवलप्ड कंट्रीज के पास ही जाता है। तो यहाँ पे उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आर्थिक शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, लैंड रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, इनफैक्ट रॉ मटेरियल जो है वहाँ पे चीप रेट में लेते हैं। तो इससे क्या होता है, वहाँ का आर्थिक शोषण होता है। और जो जितने भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज में हमें जो है उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आज भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को बहुत ज़्यादा जो है इससे जो असमानता जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जितनी भी कैपिटलिस्ट कंट्री है, ठीक है, ये इसमें क्या होता है, कैपिटलिस्ट कंट्री में क्या होता है, जो इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इनका फोकस रहता है, और जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे जो है असमानता जो है वो बहुत ज़्यादा राइज करती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो एक्सक्यूज मी, थर्ड अगर हम इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट देखें तो वो क्या है, डिपेंडेंसी ऑन डेवलप्ड नेशन। विकसित देशों पर जो है निर्भरता बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, फॉरेन एड के लिए, ठीक है, आर्थिक सहायता के लिए, फॉरेन एड के लिए जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा आश्रित रहती हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है डेवलप्ड कंट्री लेस डेवलप्ड कंट्री को कंट्रोल करती है, वहाँ पे जो एमएनसीज इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो बहुत बड़ा रोल करती हैं। तो वहाँ पे जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो वहाँ पे वो देखती हैं एमएनसीज को कि वो वहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट करें, उन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहती हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल के लिए बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ गई है लेस डेवलप्ड कंट्रीज की डेवलप कंट्रीज के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिपेंडेंसी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फोर्थ अगर हम देखें, चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल, सस्ता श्रम और कच्चा माल, ठीक है, जैसे जितनी भी जब एमएनसीज आती हैं वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाती हैं, तो यहाँ पे जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ के जो ह्यूमन कैपिटल है उसको बहुत ही कम रेट पे जो है एम्प्लॉय किया जाता है, यहाँ के जो रॉ मटेरियल है उसको बहुत ही कम रेट पे प्रोक्योर किया जाता है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल जो है, हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो हमारी रिसोर्सेज हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पूरी तरीके से। हम देखें तो यहाँ पे जो है जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिफ्थ अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल कंसर्न, पर्यावरण चिंताएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी एमएनसीज आती हैं तो यहाँ पे क्या करती हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाती है, उसके बाद यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज की जो रिसोर्सेज होती हैं उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, बहुत ज़्यादा जो है उसका शोषण किया जाता है, जिसके कारण जो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे जो है उस पर भी बुरा असर हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो कहीं ना कहीं जितना भी उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या फिर न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको
जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर जो है उसको अपना डंपिंग ग्राउंड भी बनाती है। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सिक्स्थ अगर हम देखें तो एस्टैब्लिशिंग मिलिट्री बेसेस, सैन्य ठिकानों की स्थापना करते हैं। जो बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो जितने भी छोटे छोटे देश होते हैं वहाँ पर जाके अपने मिलिट्री बेसिस बनाती हैं और उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करती हैं, उनको फॉरेन एड देती हैं, उनको लोन प्रोवाइड कराती हैं। और जब जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो जब वो उस लोन को नहीं चुका पाते हैं तो क्या होता है, तो वो उन पर कंट्रोल करने लगती हैं। जैसा कि हम चाइना के केस में देखते हैं, जैसे उन्होंने श्रीलंका में मिलिट्री बेस बनाया है, तो इस तरीके से जो है मिलिट्री बेस की स्थापना की जाती है वहाँ पर और उनका जो है शोषण किया जाता है। इसके साथ साथ हम इसमें एक पॉइंट और है कि हमेशा मतलब कि कई बार जो है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक पर भी जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब उनको भी एक्यूज किया जाता है कि ये जो आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक जैसे मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनके मतलब कि ऐसी पॉलिसीज या फिर ऐसे कुछ रूल्स बनाते हैं जो कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए जो है ये जो हानिकारक होते हैं। क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में जिनकी जो वॉइस ज़्यादा है, जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने हिसाब से अपने फेवर के लिए पॉलिसीज जो है वो बनाती हैं। तो कई बार ये ऐसे भी एक्विजिशन लगाए गए हैं कि जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है ये भी ऐसी पॉलिसीज को ड्रॉ करते हैं जो कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए फेवरेबल बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट्स। ठीक है, अगर हमने नेगेटिव की बात की है तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट में हमें देखने को मिलते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आर्थिक विकास होता है, जितने भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे आर्थिक विकास हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जैसे जैसे हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे कि दूसरी जगह जो एमएनसीज जो है सेटअप हो रही हैं, तो उससे क्या होता है, उससे जो है वहाँ पे जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका भी विकास हो रहा है। और जितनी भी एमएनसीज होती हैं वो अपने साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी भी लेके आती हैं, कैपिटल भी लेके आती हैं। तो कहीं ना कहीं हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, हाई इन्वेस्टमेंट रेट भी हम यह देखने को मिलता है। तो जिसके कारण क्या होता है, जिससे आर्थिक विकास होता है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी होती है। ठीक है, बहुत सारे एनजीओज हैं या फिर हम जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो कि पीस प्रोटेक्शन पे काम करती है, पीस बिल्डिंग पे काम करती है और जो है स्टेबिलिटी पे काम करती है। इसके साथ ह्यूमन राइट्स को ध्यान में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। यूएन पीस कीपिंग जो फोर्स होती है वो भी जो है उसका भी काम क्या होता है कि जो वर्ल्ड के जो विभिन्न जो रीजन्स हैं वहाँ पर जो है पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके साथ साथ जब एमएनसी जो होती है, जब वहाँ पे किसी भी लेस डेवलप कंट्रीज पे अगर वो निवेश करेंगी, ठीक है, अगर वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो वो चाहेंगे कि जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पर क्या हो, वहाँ पे एक शांत, एक काम माहौल हो, ताकि जो है उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनकी जो पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अच्छे से और जो है वो फलित हो। तो इसके कारण भी जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके बाद अगर हम थर्ड देखें तो हेल्प्स इन डेवलपमेंट, विकास में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जितने भी जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ हैं या फिर बहुत सारे जो एनजीओज हैं, तो ये क्या करते हैं, ये लेस डेवलप कंट्रीज में विकास के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं ताकि वहाँ से जो है कई तरह की जो है वहाँ पे जो बीमारियाँ जो हैं उनका उन्मूलन किया जा सके। वहाँ पर जो है पॉवर्टी, वहाँ पे जो है इरेडिकेशन, ठीक है, अगर हम बात करें तो इरेडिकेशन ऑफ इलनेसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है पॉवर्टी को दूर करने में भी बहुत ज़्यादा, गरीबी को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है फंड दिया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी जो है लेस डेवलप कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फंड प्रोवाइड किया जाता है। तो डेवलपमेंट में, विकास में बहुत ज़्यादा इससे हमें मदद देखने को मिलती है। तो इसको हम कंक्लूड अगर हम करें तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि
कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसको एक बहुत ही ज़्यादा फेयर तरीके से होने की ज़रूरत है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेयर होना चाहिए, जिससे कि जो मार्जिनलाइज्ड कंट्रीज़ हैं या फिर जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा जो है इसका लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उनका डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है, उनका लोकतंत्रीकरण भी होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके हम लोग सही मायने में देखेंगे कि जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं उनका भी अच्छे से विकास हो रहा है, उनका कहीं ना कहीं जो है शोषण नहीं हो रहा, जबकि उनको जो है विकास का एक हिस्सा बनाया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को संक्षेप में बताएं। तो ये जो पेपर नंबर 2 का टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, उसके अंतर्गत आता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 13 जनवरी 2016 को, और हाल ही में मतलब कि इसी साल जनवरी में इस स्कीम के जो है 5 साल पूरे हुए हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 5 साल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या फिर जो इसके जो एफिकेसी है उसको हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, तो ये एक जो है ये एक फसल बीमा योजना है जिसके अंतर्गत अगर फसल जो है खराब हो जाती है या फिर क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उस स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए ये स्कीम को लाया गया था। ठीक है, तो ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए फार्मर्स को, अगर उनके क्रॉप्स जो है डैमेज हो जाते हैं किसी कारणवश या फिर किसी तरह रोग लग जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, या फिर जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उस केस में जो है किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक ये जो फसल बीमा योजना जो है लाई गई थी। इसके साथ इसके और क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? ठीक है, पहला तो हो गया कि इंश्योरेंस कवरेज होगा, एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा अगर कोई भी जो है नेचुरल कैलामिटी होती है या फिर पेस्ट एंड डिसीजेज लग जाते हैं अगर किसी क्रॉप को, तो उस दौरान जो है फार्मर्स को या फिर किसानों को हम लोग जो है वित्तीय सहायता देंगे। सेकेंड, इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेबलाइजेशन ऑफ इनकम ऑफ फार्मर, किसानों की आय का स्थिरीकरण। ठीक है, ताकि जो है उनकी जो फार्मिंग है उसको जो है उनको जो है वो निरंतर उसको कर सकें। थर्ड क्या है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कई तरह के क्रॉप जो है उसको उगाने के लिए जो है ऐसी स्कीम को लेके आया गया है। इसके बाद जो है फार्मर्स को एनकरेज करने के लिए जितनी भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं या फिर जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में, उसको अडॉप्ट करने के लिए, उनको जो है इनकरेज करने के लिए फार्मर्स को भी ये स्कीम लेकर आया गया था। और अगर लास्टली ऑब्जेक्टिव देखें तो उसमें क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है उसको बना रहे, ताकि फार्मर्स को जो है वित्तीय सहायता हो सके। अगर उनको सोइंग सीजन में बहुत ज़्यादा जो है उनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है उसको निरंतर रखने के लिए जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो लाई गई थी। ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, फसल विविधीकरण के लिए भी लाई गई थी। तो इसमें कौन कौन से क्रॉप्स कवर्ड होते हैं? इसमें जो है सीरियल्स कवर्ड होते हैं, मतलब कि अनाज है, दालें हैं, बाजरा है, तिलहन है, ऑयल सीड्स भी इसमें कवर्ड हैं। और इसके साथ साथ वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं वो इसके अंदर कवर किए जाते हैं जिनकी पिछली उपज के आंकड़े जो है वो उपलब्ध हों। ठीक है, कोई भी एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, तो अगर उनके पिछले आंकड़े अगर उपलब्ध हैं तो उसको ही जो है केवल उन्हीं हॉर्टिकल्चर क्रॉप को जो है इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा जिसके पिछले आंकड़े जो हैं वो उपलब्ध हैं हमारे पास। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पीएम फसल बीमा योजना 2.0 को भी लाया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2020 खरीफ सीजन में जो है इसको रिवाइज किया था, या हम कह सकते हैं रिवैम्प किया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे जो है इसको रिवाइज किया गया और बहुत सारे इसमें फीचर्स को जो है वो जोड़े गए हैं। तो पहला फीचर क्या है? ये है कि ये बिल्कुल ही कंप्लीटली जो है अब इसे वॉलेंट्री बना दिया गया है। ठीक है, वॉलेंट्री बना दिया गया है, मतलब कि जो है इसके अंतर्गत जो है जितने भी फार्मर्स हैं ये उनके ऊपर है, वो चाहे तो इसका जो है इसमें एनरोल करा सकते हैं 2020 खरीफ सीजन से। ठीक है, 2020 खरीफ सीजन, तो इसको कम्प्लीटली वॉलेंट्री बना दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट, राज्यों को जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, लचीलापन दिया गया है कि वो अगर चाहे तो कोई और रिस्क को भी इसके अंतर्गत कवर कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो अगर यूनियन टेरिटरी में जो है, तो अगर वहाँ पे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ की सरकार कोई एडिशनल रिस्क भी इसके अंतर्गत जो है उसको इंक्लूड कर सकती है। इसके बाद जो सेंट्रल सब्सिडी का प्रीमियम रेट है उसको जो है बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया गया है। उसमें एक कैप लगा दी गई है। कितनी कैप लगाई गई है? अगर अनइरिगेटेड एरियाज या फिर क्रॉप्स हैं तो उसमें 30% तक जो है सेंट्रल सब्सिडी दी जाएगी, और जो इरिगेटेड एरियाज और क्रॉप्स हैं उसमें जो है सेंट्रल सब्सिडी कितनी दी जाएगी? वो 25% की ही दी जाएगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट देखें तो क्या है कि जो जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको जो है मैंडेटरी बना दिया गया है कि जो है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ पे, ठीक है, उनको जितना भी है जो 0.5% ऑफ द टोटल प्रीमियम कलेक्टेड, जितना भी प्रीमियम उन्होंने कलेक्ट किया है उसका 0.5% उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है? उनको इन्वेस्ट करना है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ में। बीमा कंपनी द्वारा सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों में अनिवार्य निवेश कर दिया गया है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो है जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो जो है प्रीमियम जो है 31 मार्च तक अगर खरीफ सीजन के लिए और 30 सितंबर तक और रबी सीजन के लिए अगर प्रीमियम का भुगतान नहीं करती है तो उनको जो है पेनलाइज करने का भी इसमें ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है कि ठीक है कि जो सरकार जो है अगर वो फेल होती है प्रीमियम देने में इस डेट तक रबी सीजन और खरीफ सीजन में, तो उनको पेनलाइज भी किया जाएगा, मतलब कि पनिश भी किया जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। तो इसमें स्लाइड जो है वो एक ऊपर नीचे हो गई है, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या है, PMFBY पोर्टल जो है इसको जो है यहाँ पे लाया गया है ताकि जो है जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको एक तरीके से इंटीग्रेट किया जा सके। ठीक है, भूमि अभिलेखों का एकीकरण करने के लिए एक PM प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ जो क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है, जिससे कि जितने भी फार्मर्स हैं वो अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, और साथ साथ जितने भी फार्मर्स हैं अगर कहीं पे भी, ठीक है, अगर कहीं पे भी फसल का नुकसान होता है तो उसके 72 घंटे में ही, ठीक है, 72 घंटे में ही जो है जो इतने भी किसान हैं वो इस ऐप के थ्रू जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे जो है टेक्नोलॉजी के यूज से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए, ठीक है, अगर फसल का नुकसान कहीं हुआ है तो उसके आकलन करने के लिए जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की भी इसमें बात की गई है, जैसे कि उपग्रह इमेजरी, ठीक है, सैटेलाइट इमेजरी है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, ड्रोन के जरिए जो है जो फसल के नुकसान का आकलन किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जो है मशीन लर्निंग का यूज़ करके जो है क्रॉप के लॉसेस को हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आखिर जो पिछले 5 सालों में जो है इसकी जो है यहाँ पे इसने कैसी परफॉर्मेंस रही है। तो अगर हम देखें कि लास्ट 5 ईयर्स में, तो पिछले 5 सालों में जो स्कीम में कितने कवर किए हैं, 5.5 करोड़ फार्मर्स को जो है इसमें जो है शामिल किया गया है इस पूरी योजना के अंतर्गत। और हम देखते हैं कि क्लेम्स वर्थ ₹90,000 करोड़ हैव ऑलरेडी बीन पेड आउट, ठीक है, 90,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, और आधार सीडिंग के जरिए जो है दावों का जितने भी क्लेम्स है उसको जो है सेटलमेंट जो है बहुत ही जल्दी किया गया है, और जो है जो एक्चुअली में जो बेनिफिशियरी हैं उन तक पहुंचाया गया है आधार सीडिंग के जरिए। और ये भी देखा गया है कि केवल जो कोविड लॉकडाउन है, ठीक है, कोविड का जो लॉकडाउन हुआ था उसमें ही करीब जो है 8,741 करोड़ रुपए जो है बेनिफिशियर्स को ट्रांसफर किया गया है। तो ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो किसानों की जो है आय को बढ़ाने में जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद मिली है इसके अंतर्गत।
के बाद हम देखेंगे कि एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी एग्रीकल्चर पे, और उसमें जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो है बहुत सारे जो है ऐसे इश्यूज को हाईलाइट किया गया था, जो कि इस जो पूरी जो योजना है उसको उसके जो एफिकेसी है उसको कम करती है। तो पहला अगर हम इशू देखें तो सबसे पहला क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग फार्मर्स। किसानों को जो है इसके बारे में पता ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी योजना होती है जो किसानों के लिए बनाई तो गई है, लेकिन किसानों को इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है। तो ज़रूरी है कि किसानों में जागरूकता की जो कमी है उसको और किसानों को और ज़्यादा हमें जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि जो उनके लिए जो उनके बेनिफिट के लिए अगर कोई भी स्कीम बनाई गई है, कोई भी योजना लाई गई है, तो उनका उसे पूरा फ़ायदा मिल सके। दूसरा अगर हम मुद्दा देखें तो डिले इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। कई बार ये भी देखा गया है कि जो जितना भी किसानों को अगर वो क्लेम करते हैं, कोई भी दावा करते हैं कि उनकी जो है क्रॉप जो है क्षतिग्रस्त हो गई थी, या फिर जो है खराब हो गई थी, तो उस केस में जो है फार्मर्स को जो है उनका जो ड्यू होता है या फिर जो पेमेंट होता है, उसमें जो है उनको मिलने में बहुत ज़्यादा देरी होती है। तो यहाँ पे हमें पेमेंट को भी जो है और जो पूरी जो पेमेंट की जो व्यवस्था है उसको और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स। जो हितधारक के बीच जो है समन्वय का अभाव देखा गया है। तो यहाँ पे जो है जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं तो वो कई बार जो है उनमें जो है एक कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से जो सफ़र कौन करता है, वो किसान ही करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई किसी भी प्रकार का जो है CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो है इसके अंतर्गत नहीं बनाया गया। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे, कुछ इश्यूज थे जो कि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने जो है यहाँ पर उसको हाईलाइट किया था। तो इसके बाद जो कमेटी है उसने जो है कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए थे। अगर हम रिकमेंडेशंस को देखें तो ज़रूरी है कि तो उन्होंने पहले रिकमेंडेशन क्या दी थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो भी जितने भी किसान हैं, अगर उनकी कोई भी शिकायत है तो उसका जो है निपटारा किया जा सके। तो इससे क्या होगा, इससे जो है जो जो कंसर्न स्टेक होल्डर है उसकी जो है अकाउंटेबिलिटी को भी जो है वहाँ पे तय किया जा सकता है, और इससे क्या होगा, पूरी जो योजना है उसको जो है फार्मर्स के बेनिफिट के लिए जो है और अच्छा किया जा सकता है। तो क्योंकि अगर हम फार्मर्स की जितनी भी अगर उनकी शिकायतें हैं, अगर हम उसका ही निस्तारण नहीं कर सकते, तो हम फार्मर्स के लिए जो जितनी भी स्कीम्स लाएं या फिर हम उनके लिए जो भी काम करते हैं, तो वो जो है कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से जो है उनके बेनिफिट के लिए काम नहीं करें। तो उनके लिए एक जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी जो है बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि एक फार्मर्स के लिए जो है टोल फ्री नंबर होना चाहिए, जिसपे कि वो जो फार्मर है वो किसी भी रिगार्डिंग अगर उनकी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का, तो उसको जो है वो वहाँ पे फ़ोन करके पूछ सकें, और वो ये भी पूछ सकें कि अगर उन्होंने कोई कंप्लेंट की थी तो उस कंप्लेंट का निस्तारण कब होगा, या फिर उस उनकी कंप्लेंट का स्टेटस क्या है। तो एक ये टोल फ्री नंबर देने की भी जो है रिकमेंड किया गया था। इसके बाद देखा गया कि टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स। ठीक है, शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण। ठीक है, ज़रूरी है कि शिकायत जो है वो एक समयबद्ध जो है एक टाइमली ही जो है उसका निस्तारण किया जा सके, ताकि जो है किसान जो है वो और भी अपने जो है फसल में, खेत में और भी अच्छे से जो है काम कर सके। इसके बाद मैंडेटरी CSR, अनिवार्य CSR करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको जितना भी यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो जो है उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो है वहाँ के रूरल डेवलपमेंट के लिए भी जो है कार्य कर सकें, जिससे कि किसानों को और ज़्यादा ही फायदा होगा। ठीक है, तो ये हमने पूरी बात कर ली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। इसके बाद हम पेपर 3 का क्वेश्चन देखेंगे, और वो क्वेश्चन है एक्सट्रीमिज्म इज अ मेजर रोड ब्लॉक इन द डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन। कमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, चरमपंथ या अतिवाद किसी क्षेत्र के विकास में एक प्रमुख रोड़ा है, इस पर हमें टिप्पणी करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि एक्सट्रीमिज्म या फिर अतिवादी जो है वो होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है डेवलपमेंट में जो है ये बहुत ज़्यादा जो है एक रोड ब्लॉक जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रमुख रोड़ा जो है वो बनी है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को पूरा देख लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है एक्सट्रीमिज्म इज अ मेजर रोड ब्लॉक इन द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन।
कमेंट। चरमपंथ या अतिवाद किसी क्षेत्र के विकास में एक प्रमुख रोड़ा है, इस पर हमें टिप्पणी करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि आखिर एक्सट्रीमिज्म होता क्या है। ठीक है, अतिवाद या चरमपंथ की जो आइडियोलॉजी है वो होती क्या है। इसके बाद हम देखेंगे इसके क्या क्या टाइप्स है, किस किस इसके क्या क्या प्रकार हैं, और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता है उस पूरे रीजन के डेवलपमेंट को। तो सबसे पहले अगर हम एक्सट्रीमिज्म की बात करें या फिर हम अतिवाद की बात करें, तो ये एक ऐसी विचारधारा है जो समाज के मुख्य धारा की जो नज़रिया होता है उससे काफ़ी अलग मानी जाती है। ठीक है, तो जो लोगों की जो कॉमन मैन की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, उससे बहुत ज़्यादा अलग होती है इनकी विचारधारा एक्सट्रीमिज्म की। और इस अतिवाद का अर्थ क्या होता है? अतिवाद का अर्थ होता है किसी के भी अति तक ले जाना। ठीक है, किसी भी चीज़ को, किसी भी आइडियोलॉजी को जो है किसी एक्सट्रीम पर जाके उस पर बात करना। और यहाँ पे कोई भी मिडवे में बात नहीं होती है। यहाँ पे किसी भी अगर हम टॉपिक पे बात करते हैं तो उसका हम कोई एक्सट्रीम सॉल्यूशन या फिर एक्सट्रीम तरीके से बात करते हैं। तो किसी भी टॉपिक को अति तक ले जाने को ही हम क्या कहते हैं? अतिवाद कहते हैं। और ये जो है ये ऐसी रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजीज होती हैं जो कि मुख्य धारा समाज से बहुत ही ज़्यादा विभिन्न होती हैं। ठीक है, जैसे कि चरम राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक विचार जो सामान्य नैतिक मानकों को अस्वीकार करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। तो इसके क्या क्या टाइप्स हैं? अब हम इसके टाइप्स देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम इंडिया में इसकी बात करें तो हम 3 प्रकार से इसको देखते हैं। इसके 3 टाइप्स जो हैं वो देखे जाते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म या फिर इस्लामी अतिवाद। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इंडिया के कुछ रीजन्स में हम देखते हैं कि जो इस्लामिक टेरर ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है एक्टिव हैं। जैसे कि हम देखते हैं कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में जो है इस्लामिक टेरर ग्रुप्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो असम और वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, जहाँ पर कि इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो हैं वहाँ पे आके सेटल हो गए हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो बांग्लादेश का जमात उल मुजाहिदीन ग्रुप है, ठीक है, जो कि इस्लामिक टेरर ग्रुप है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और यहाँ पे जो है इस वजह से जो है ये इनकी जो आइडियोलॉजी क्या है, ये बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट है। और हर चीज़ को जो है यहाँ पे वो देखते हैं कि तोड़ फोड़ करना किस तरीके से जो है यहाँ पे उग्रवादी उनकी जो है पूरी जो है मानसिकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फिर वामपंथी उग्रवाद। तो ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होते हैं इनको ही हम नक्सलाइट या फिर माओइस्ट भी हम कहते हैं। ठीक है, नक्सलाइट या फिर हम माओइस्ट भी इन्हीं को कहते हैं। और इनकी विचारधारा क्या है? ये लोग जो है ये क्लासलेस सोसाइटी में बिलीव करते हैं, क्लासेस सोसाइटी में बिलीव करते हैं, और कम्युनिज्म में जो है इनका ये जो है बिलीव करते हैं। इसके बाद अगर हम थर्ड देखें तो एक्सट्रीमिज्म इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत में भी जो उग्रवाद है वो भी बहुत ज़्यादा जो है हम देखते हैं कि एक्टिव है। वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीमिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। इसके भी बहुत ज़्यादा कारण है। ठीक है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें कि वहाँ पर ऐसी विचारधारा क्यों पैदा हुई है, तो वहाँ पे एक तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज जो रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। प्राकृतिक संसाधन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन प्राकृतिक संसाधन का जो है वहाँ पे दोहन नहीं हो सकता है, और अगर हो भी रहा है तो उसका जो बेनिफिट है वो वहाँ के लोकल लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे जो है उनके मन में एक द्वेष है सरकार के प्रति, आम आदमी के प्रति। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जितने भी जो वहाँ पे अगर जब भी वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाता है तो ये जो पीवीटीजी ग्रुप होते हैं, जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं, उनको जो है उनको क्या किया जाता है? उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। उनके रिहैबिलिटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो वहाँ के लोगों में जो है एक आक्रोश है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रिवेलेंट है। इसके बाद वहाँ पे अगर हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो वहाँ पे जो है वुमेन और गर्ल चाइल्ड का ट्रैफिकिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। सीआरपीएफ के पे अक्सर जो है यहाँ पे एक्यूज़ किया, उन पे जो है कई बार जो है इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो जो वुमेन है उनके साथ जो है अच्छे से पेश नहीं आते हैं।
एफ्स्पा का जो है, ठीक है, एफ्स्पा का जो है वहाँ पे गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब की वजह से वहाँ पे जो लोग हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। इसके साथ साथ जो है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाया है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है इंडिया में। तो वहाँ पे जो यहाँ वहाँ तक जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक कोई भी बेनिफिट पहुँच ही नहीं पाता। जैसे जैसे अगर भारत आर्थिक विकास कर रहा है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक उसका जो है बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहे, वहाँ के लोगों को उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से जो है वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, या फिर हम समझेंगे कि आखिर क्यों ये किसी कहीं जो पूरा रीजन है उसके डेवलपमेंट में क्यों ये रोड़ा उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये क्या है, यहाँ पे इंटरनल इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आंतरिक असुरक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को के चलते, ठीक है। क्योंकि यहाँ के जो यूथ होते हैं, ठीक है, जो यूथ हैं वो क्या होते हैं, वो रिबेलियस नेचर के होते हैं, एजुकेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है नहीं, और उनके रेडिकल आइडियाज़ जो होते हैं वो जो है पूरी हमारी कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बना हुआ है। एक जो है वहाँ पर जो है एक थ्रेड बना हुआ है। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है डेवलपमेंट, जो इंडिया के डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगी, इंडिया में पॉवर्टी भी, पॉवर्टी जो है वो परसिस्ट करेगी, वो निरंतर चलती रहेगी। पॉवर्टी को हटाने में, गरीबी को हटाने में जो है बहुत मुश्किलें उत्पन्न होंगी। तो इसलिए जो है कि इससे इंटरनल इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि जो इन पूरा रीजन है, इंडिया जो कंट्री है, उसके डेवलपमेंट पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो नक्सलाइट्स होते हैं या माओइस्ट होते हैं वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है बहुत ज़्यादा छेड़खानी करते हैं, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि रेलवे लाइन को डैमेज कर देते हैं, ऑयल पाइपलाइंस जो होते हैं उनमें आग लगा देते हैं, टी गार्डन्स पर जो है वो लोग जो है वहाँ पर टी गार्डन्स जो होते हैं, जो वेस्ट बंगाल एरिया में टी गार्डन्स है, असम में जो टी गार्डन्स है उस पर उनको भी जो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उनको भी नुकसान पहुँचाते हैं। वहाँ पे जो है उनके जो पैसे उनसे बहुत मांगते हैं, जो भी टी गार्डन ओनर्स होते हैं उन पे एक्सटॉर्शंस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस भी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होगा तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट में जो है एक हमारे को रुकावट देखने को मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जब यहाँ पे इंटरनल इनसिक्योरिटी है, अगर किसी भी रीजन में अगर पीस नहीं है तो वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो वहाँ पे कैपिटल जो है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है, निवेश जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, और साथ साथ उस एरिया का जो पर्यटन है, टूरिज़्म है, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। क्योंकि कोई भी ऐसे इलाके में या फिर ऐसे रीजन में नहीं जाना चाहेगा जहाँ पे कि नक्सलाइट एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा हों, ठीक है। तो वहाँ के टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से जो है इकोनॉमिक लॉस होता है, और अल्टीमेटली जो है यहाँ के आर्थिक विकास पर हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जितने भी माओइस्ट हैं, नक्सलाइट हैं, इन सब की जो है इन सबको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है, जिसकी वजह से जो है राजनीतिक अस्थिरता भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अगर हम फिफ्थ बात करें तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहाँ पे जो ये जहाँ पे लोगों तक जो है पूरी सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है, और साथ साथ अगर हम देखते हैं कि जो एफ्स्पा है, ठीक है, एफ्स्पा है उसका भी जो है उसका भी दुरुपयोग किया जाता है उस पूरे एक्ट का। तो जिसकी वजह से जो ह्यूमन राइट्स है उनका वायलेशन होता है, और अल्टीमेटली उनको जो उनकी जो फंडामेंटल राइट्स होती हैं उसका कहीं ना कहीं वायलेशन होता है। हाँ, और जो वहाँ के जो लोग होते हैं, जब उनकी ह्यूमन राइट्स जो है वायलेट होती हैं तो उनमें इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनमें जो है एक डर बैठ जाता है। जो सोसाइटी होती है वहाँ पर जो है हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है कोहेजन नहीं हो पाता, लोग आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, और साथ साथ हम देखते हैं कि जो है वहाँ की जो पूरी इंटरनल पीस है उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स
ऑफ सिटीजन। इसके बाद हम देखते हैं डेमोग्राफिक लॉस, जनसांख्यिकी हानि होती है। जो जो यूथ होते हैं, रेडिकल यूथ होते हैं, वो उन लोग को एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो वो लोग अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर रहे, वो मेन स्ट्रीम में आके काम नहीं कर रहे, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि डेमोग्राफिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है। हमारे काम करने वाली जो पूरी पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहाँ के यूथ जो हैं उनमें रेडिकल आइडियाज़ है, वो मेन स्ट्रीम का पार्ट बन ही नहीं पा रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि डेमोग्राफिक लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं एनवायरमेंटल लॉस भी इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर्यावरण की हानि बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने भी जो माओइस्ट होते हैं, नक्सलाइट होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मेन लैंड जो होता है उससे अलग जाके कहीं अपना जो है सेटलमेंट बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। तो जिसके लिए जो है फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा काटा जाता है, वो फॉरेस्ट को डैमेज करके वहाँ पे शेल्टर लेते हैं। और साथ साथ हमने देखा है कि जो इतनी भी एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन होते हैं, उनमें भी जो है हमारे जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा डिप्लीशन होता है, उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉस भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो अगर ये सब कारण है, इतने ज़्यादा लॉस है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, उस रीजन का जो है डेवलपमेंट में जो है एक रुकावट बन के हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या उपाय किया जा सकता है। जब भी हम कोई क्वेश्चन को डील करते हैं तो हम उसको एक पॉजिटिव नोट पर लाके उसको एंड करते हैं, उसको कंक्लूड करते हैं। तो इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, समावेशी विकास होना चाहिए, ताकि अगर इंडिया का आर्थिक विकास हो रहा है तो उस विकास का जो बेनिफिट है वो इंडिया के हर कोने में पहुंचना चाहिए। वो गुजरात में भी पहुंचना चाहिए, वो जम्मू कश्मीर में भी पहुंचना चाहिए, वो तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार में, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सिक्किम, सब जगह पहुंचना चाहिए। तभी जो है इंडिया का पूर्ण मायने में जो है आर्थिक विकास माना जाएगा। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, सहभागी निर्णय लेना होगा। ठीक है, सहभागी निर्णय लेना होगा, ताकि वहाँ के लोग जो है वो अपने आप को जो है अलूफ ना समझे, उनको ये ना लगे कि हम पूरे मेनलैंड से अलग हैं। उनको ये बताना होगा कि सरकार को उनको ये मैसेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आपकी भी केयर करते हैं, और आपके लिए जो आपके हित में जो है हम उसी को लेके जो है पॉलिसीज़ बना रहे हैं। तो वहाँ पे जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो, और उनके हिसाब से ही पॉलिसीज़ को जो है वहाँ पे पूरा फॉर्मुलेट किया जा सके। इसके साथ साथ जो यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी शिक्षा पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनके स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम ये जो पूरे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इनको हम मेनलैंड में, ठीक है, मेन स्ट्रीम में लेकर आ सकेंगे। ठीक है, मेन स्ट्रीम में लेकर के आ सकेंगे। तो ये हमने बात कर ली है पूरी एक्सट्रीमिज्म की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है एक्सप्लेन कांट्स थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। कांट के श्रेणीबद्ध अनिवार्यता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर लेंगे। कांट जो थे एक जर्मन फिलोसोफर थे, और उन्होंने ही कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव या फिर श्रेणीबद्ध अनिवार्यता की थ्योरी दी थी। तो इमैनुअल कांट ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो तर्क संगता होती है उसके कुछ स्टैंडर्ड को प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ रैशनैलिटी को प्रिस्क्राइब करता है, और कहता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी मॉरल और रैशनल एजेंट हैं, उनको इसी स्टैंडर्ड के अनुसार जो है काम करना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि अगर जो परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियों की परवाह किए बगैर हमेशा और हर जगह अपनी मॉरल ड्यूटी का पालन करना चाहिए, अपनी नैतिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो हर जगह और परिस्थितियों की परवाह किए बगैर जो है अगर हम
मॉरल ड्यूटी करते हैं, अपनी मॉरल ड्यूटी निभाते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको यूनिवर्सल रूल ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। ये एक आचरण का सार्वभौमिक नियम है। हमें किसी भी विशेष परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखना है, हमें हमारी जो मॉरल ड्यूटी है उसको करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा होता है, बच्चा की मॉरल ड्यूटी क्या है कि वो अपने पेरेंट्स को ओबे करे। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि अगर उनके पेरेंट्स किसी चीज़ के करने के लिए मना करते हैं तो वो उनको डिसओबे करे। ठीक है, तो उनकी मॉरल ड्यूटी क्या है कि अपने पेरेंट्स को ओबे करना है। तो ये एक यूनिवर्सल रूल है कि आपको किस तरीके का आचरण करना है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑफ रैशनैलिटी को प्रिस्क्राइब किया गया है। अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें, द रूल ऑफ कंडक्ट दैट इज अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट फॉर ऑल। ठीक है, ये एक ऐसा आचरण है आचरण का नियम है जो सभी के लिए बिना शर्त या निरपेक्ष है। ठीक है, तो सबके लिए ये एक समान ही स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया गया है और हर ह्यूमन बीइंग को इसी तरीके से काम करना होगा। ठीक है, जो सच है वही होना चाहिए, ये किसी भी विशेष परिस्थिति से जुड़ा नहीं है। ठीक है, और ये जो है, ये जितनी जो भी हम ड्यूटी करते हैं, ये अपने आप में एक अंत है। ठीक है, अपने आप में एक अंत है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें चोरी नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो है चोरी करना गलत बात है। ऐसा नहीं है कि हम चोरी को किसी और चीज़ से जोड़ेंगे तभी चोरी करना गलत बात है, कि आपको चोरी नहीं करनी है, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको चोरी नहीं करनी। तो यहाँ पे क्या है, चोरी ना करना एक मीन हो गया है। ठीक है, एक मीन्स है। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारी मॉरल ड्यूटी है वो क्या है, वो अपने आप में अंत है कि हमें चोरी नहीं करनी है, चोरी करना गलत बात है। चोरी करना क्यों गलत बात है, इस पर कोई भी बात नहीं कही गई है। जो कुछ हमारे प्राकृतिक कानून है, नेचुरल रूल्स हैं, ठीक है, नेचुरल रूल्स हैं, नेचुरल लॉस हैं, जिसको कि हम विपरीत नहीं जा सकते हैं, और हमें हमारी जो है मॉरल ड्यूटी जो है करनी होगी। ठीक है, बिना हमें हर परिस्थिति में जो है अपने जो नैतिक कर्तव्य का जो है पालन करना होगा। तो यहाँ पे हमने जैसे कि बात की कि प्रिस्क्राइब्स जो है स्टैंडर्ड्स ऑफ रैशनैलिटी, तर्क संगतता के मानकों को निर्धारित करता है। और यहाँ पे जो है हमारे जो कर्तव्य है उसके परिणामों से अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है कि कर्तव्य जो है उसके परिणामों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। हम कर्तव्य करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस पर जो है जोर नहीं दिया गया है। हमारी जो ड्यूटी है, हमारी मॉरल ड्यूटी क्या है, हमें वो करना है और हमें उसी पर फोकस करना है। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस पर बात नहीं करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस पर फोकस नहीं करेंगे, हम अपनी मॉरल ड्यूटी को अच्छे से करेंगे। तो इसमें क्या बात की गई है, इसमें ड्यूटीफुलनेस की बात की गई है। ड्यूटीफुलनेस क्या होता है, व्हाट वी ऑट टू डू, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं इस पर बात नहीं करेंगे, हमें क्या करना चाहिए उस पर ही हमारा सारा फोकस होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक सर्वोच्च सिद्धांत है। ठीक है, सर्वोच्च सिद्धांत है और ये किसी भी रिलीजन से गाइड नहीं हो रहा है, ये अपने आप में सेल्फ रिलायंट है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेकेंड, ये किसी भी रिलीजन से गाइड नहीं हो रही है हमारी मॉरल ड्यूटीज। ठीक है, ये अपने आप में सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है, और ये जो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें बताता है कि हमें किस तरीके से काम करना है। और ये जो है ये ह्यूमन बिहेवियर को जो है गाइड करता है, ह्यूमन बिहेवियर को बताता है कि किस तरीके से करना है। तो ये जो है इसलिए जो है ये एक ड्यूटीफुलनेस को जो है यहाँ पे बताता है, और ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्डर है, ये किसी भी चीज़ पर जो है निर्भर नहीं करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि 3 कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स स्टेटेड बाय कांट। कांट द्वारा बताई गई 3 स्पष्ट अनिवार्यताएं जो है हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है केवल उस कहावत के अनुसार कार्य करें जिससे आप एक ही समय में यह कर सकें कि यह एक सार्वभौमिक कानून बन जाए। आपको एक इस तरीके से कार्य करना है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो एक यूनिवर्सल लॉ बन जाए। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ को आप ध्यान में रख के कोई भी कार्य करेंगे। तो इसमें जो है
इसमें हम ये नहीं देखते हैं कि हम जो है अच्छा काम कर रहे हैं या फिर जो ये अच्छा काम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने जो जितना भी हमारा जो कंडक्ट होता है, जितना भी हमारा जो बिहेवियर होता है, हम उसको इस तरीके से चूज करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है उनको जो है बेनिफिट मिले, उनके लिए गुड हो। ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए हम लोग काम करते हैं। और यहाँ पर क्या है, हमें ऐसे कार्य करने हैं जो कि हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ह्यूमन बीइंग के, उसको हम फुलफिल कर सकें। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम फुलफिल कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी व्यक्ति भूखा है तो हमें ऐसा क्या कार्य करना है कि हमें सबसे पहले उसे खाना देना है। तो ये एक अपने आप में क्या है कि एक यूनिवर्सल लॉ जो है बन जाता है। हमें इस तरीके से कार्य करना है। सेकंड क्या है, इस तरह से कार्य करें कि आप मानवता के साथ व्यवहार करें। ठीक है, यहाँ पर क्या ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। किसको? ह्यूमैनिटी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ह्यूमन डिग्निटी को बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी गई है। ह्यूमन डिग्निटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, चाहे अपने स्वयं के व्यक्ति में या किसी अन्य के व्यक्ति में, हमेशा एक ही समय में, एक अंत के रूप में, और कभी भी केवल एक साध्य के रूप में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ह्यूमैनिटी जो है, हम अपने लिए कोई कार्य कर रहे हैं या दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो हम एक ह्यूमैनिटी को सबसे पहले सबसे ऊपर रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि स्लेवरी का जो है अंत होना चाहिए। उनकी जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम थर्ड बात करें, तो प्रत्येक तर्कसंगत प्राणी को ऐसा कार्य करना चाहिए जैसे कि वह अपने सिद्धांत के माध्यम से हमेशा सार्वभौम साम्राज्य में एक कानून बनाने वाला सदस्य था। ठीक है, तो अपने आप को वो ऐसा समझे कि हम ही कानून बना रहे हैं। ठीक है, और हम ही कानून बना रहे हैं, और जो है हमारे जो एक्शंस होंगे उसका जो है दूसरों पर भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा। हम कानून बना रहे हैं, हम क्या कानून बना रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो दूसरे आदमी पर भी पड़ेगा, अन्य व्यक्तियों पर भी पड़ेगा। तो हमारे जो एक्शंस है वो इस तरीके से होना चाहिए। हमें ये सोच के करना चाहिए कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका, हमारे एक्शंस का नकारात्मक प्रभाव जो है किसी और पर पड़ रहा है, तो हमें ऐसे एक्शंस को जो है नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है पूरी हमारी मॉरल ड्यूटी को यहाँ पर बताया गया है, हमारे नैतिक कर्तव्यों को बताया गया है कि हमें किस तरीके से जो है व्यवहार करना चाहिए। हमें किसी भी परिस्थिति, अगर हम किसी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हैं, तो हमें अपनी जो है मॉरल ड्यूटी या फिर नैतिक व्यवहार का ही पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी कांट की जो है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की जो है थ्योरी थी। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।